नमस्कार। मैं हूं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे समय में जब सांप्रदायिकता चारों ओर से संविधान और लोकतंत्र को घेरे खड़ी हुई है, ऐसे लेखकों, कवियों और नागरिकों को खोजना मुश्किल हो गया है जो सीधे सीधे इसे चुनौती मान रहे हों। इसलिए इस विषय पर बातचीत बेहद जरूरी हो जाती है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिनकी कविताएं वर्षों से उस खतरे को रेखांकित करती आई हैं जो आज अपने चरम पर पहुंच गया है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। मारे जाएंगे यह कविता 1987 में लिखी गई थी। तो आप समझें कि कवि अपने समय से कितना आगे देख रहा था। राजेश जोशी जी के साथ हमारी इस बातचीत में हम उन तमाम विषयों पर बात करेंगे जिन्हें आप मुझ तक भेजते रहे हैं और जो हमारे चैनल के सबसे मुख्य मुद्दे हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना, उसके साथ एक सांप्रदायिकता की चुनौती और कैसे नागरिक अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके संविधान को किस तरह से घेरा जा रहा है, कैसे उसकी घेराबंदी की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर इस हमारे इस एपिसोड का। और हम अपने चैनल पर इसकी शुरुआत ही आपसे कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश भोपाल की है और मैं ये मानता हूं कि आप सब जो कहते रहे और हम जैसे लोग उसको जब देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन सब में आपकी हिस्सेदारी में महसूस करता हूं। दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पर ये जो कविता थी मारे जाएंगे, वो जैसे एक प्रेरणा की कविता है जिसमें जिसमें एक घोषणा है कि समय कैसे अपने संकट की ओर कैसे देश बढ़ रहा है। तो उस कविता से ही मैं चाहूंगा कि अगर वो कविता दर्शकों तक पहुंचे, उसी से हम बातचीत शुरू करें। तो जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जलूस में। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जलूस में। गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। मनुष्यता, अधिकार आपकी कविता के मूल स्वर रहे हैं। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई आलोचक नहीं हूं, मैं पाठक हूं आपकी उन कविताओं का। सांप्रदायिकता, सामाजिक यथार्थ, अंतर्विरोध, विडंबनाएं आपकी कविताओं के मुख्य विषय वस्तु रहे हैं और उनका अपने समय से बहुत गहरा और आत्मीय बोध रहा है। आपके कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के ही नरसिंहगढ़ में आपका जन्म हुआ और आपने पत्रकारिता कुछ समय तक अलग अलग छोटे छोटे वक्त में अखबारों के लिए लेखन किया, काम किया
और आज आपके लिए शायद ये जानना सुखद आश्चर्य हो सकता है कि आपने बैंक में बैंक में एक आजीविका के रूप में बैंक में काम करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाया, लेकिन कविता लगातार पुकारती रही और इस तरह बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने उस धर्म की तरफ बढ़े जो लगातार जैसे उनको पुकार रहा था। तो आज की बातचीत में सर एक जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि भारत की जनता सदियों से प्रजा रही और वो उसको आदेश दिया जाता रहा, उसको आज्ञा दी जाती रही और उस आज्ञा पर वो जी हुजूर कहती रही, जी महाराज कहती रही। 1951-52 में वो प्रजा से वो नागरिक बनी। तो मुझे लगता है ये खूबसूरत पड़ाव था और कि कैसे प्रजा नागरिक बदली और अंबेडकर और नेहरू कैसे इस प्रजा से नागरिक बने जनता के लिए सबसे बड़े हीरो होने चाहिए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं 2025 में कि जैसे नेहरू सबसे बड़े खलनायक हैं और अंबेडकर पर सीधे तो नहीं लेकिन अलग अलग शाखाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से हमला किया जाता है। जब एक पार्टी घोषणा करती है कि वो संविधान बदल देगी अगर वो चुनाव जीत जाती है। और एक खास बात और कि आज अगर मुझे लगता है कि हिंदू महिलाओं को खास तौर पर दो लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, मैं कहूंगा कि मैं तो उसको कहूंगा कि उनकी आराधना ही करनी चाहिए, तो वो हैं नेहरू और अंबेडकर। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उनके सारे अधिकार आए, लेकिन आज हम इनको एक जैसे कटघरे में खड़ा हुआ पाते हैं। तो आपने एक लंबा समय देखा है, आप कैसे इस सामाजिक परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं कि नायकों का कैसे खलनायक में बदलते जाना? वास्तव में ये अजीब है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो एक तरफ ये लग रहा था कि जैसे वो वयस्क हो रहा है, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। और उसमें ये बहुत साफ था कि भारत की जनता का जो कॉमन सेंस है, जो सहज बोध जिसे कहा रामविलास शर्मा ने, वो बहुत जागृत रहा है हमेशा। और हमेशा उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी अपेक्षा भी लोग नहीं कर रहे थे। पर ये अजीब है, यानी ये कुछ विचित्र लग सकता है कि अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन घटित हुए भारतीय लोकतंत्र में जिनने उस मैच्योरिटी को लांग कर फिर कैसे, यानी कहना चाहिए कि वो पीछे की गति की तरफ धकेल दिया, यानी पश्च गति को धकेल दिया गया। ये अजीब सा है। हालांकि उसके कारण हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखें पूरी दुनिया में, कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि दक्षिणपंथी शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। और उसका कारण ये है कि जो वेलफेयर स्टेट के बाद की जो इकोनॉमी थी, भूमंडलीकरण के साथ जो आई थी, जिसे लिबरल इकोनॉमी कहा गया था, तो वो बुरी तरीके से फेल हो गई, विफल हो चुकी है। अच्छा, वो लिबरल थी ही व्यापारियों के लिए लिबरल थी, वो कॉर्पोरेट पूंजी के लिए लिबरल थी, ताकतवर के लिए, हाँ, ताकतवर के लिए लिबरल थी, यानी जनता के लिए लिबरल नहीं थी वो। तो वो लिबरल जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरीके से फेल कर गई है। और कैपिटलिज्म के सामने सबसे बड़ा संकट ये हुआ है कि वो अपने को कैसे सेव करे, क्योंकि कोई तीसरी यानी कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं आ रही कीन्स वाली इकोनॉमी के बाद, यानी जिसे कहते थे हम वेलफेयर स्टेट की इकोनॉमी कहते थे, या ये जो लिबरल इकोनॉमी कहते थे बाद में। इसके बाद कोई तीसरी इकोनॉमी ऐसी नहीं आई, कोई इकोनॉमिक थीसिस ऐसी नहीं आई है जो कैपिटलिज्म को कहीं सेव करती हो, जो बचाती हो। तो उसके कारण आप पूरी दुनिया में देखेंगे ट्रंप दोबारा से जीते, यानी जिसकी कोई तुक ही नहीं है। और जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं वो देख नहीं जा सकते हैं कि मतलब किस तरह के वो कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा संकट का समय है जिसमें वो कैपिटलिज्म को सेव करने के लिए उसके पास कोई नई प्लानिंग नहीं है।
वो इसलिए वो इतिहास की तरफ तो लौट वो रहे हैं। दो अस्त्र हैं उसके पास, या तो राष्ट्रवाद और या तो धर्म। यही दो तो जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद का उपयोग कर सकते हैं वहाँ राष्ट्रवाद करते हैं। ट्रम्प जो कर रहे हैं वो मेक अमेरिका जो ग्रेट अगेन हमारे यहाँ भी करने हमारे की कोशिश की, पर हमारे यहाँ धर्म को ज्यादा यूज किया जा सकता था। तो धर्म का एक ऐसा यूज करना जिससे पूरी चीजें जो हैं वो गड़बड़ हो जाए, यानी संविधान एक तरफ हो जाए, संविधान को कैसे रिप्लेस कर सकें या संविधान को कैसे एक साइड कर सकें, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देगा जो ये कर रहे हैं। तो ये एक संकट का समय है जो जिसमें ये एक चुनौती की तरह हमारे सामने है कि हम इन दोनों चीजों से कैसे निपटेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरी दुनिया में ही हम देखते हैं, और एक पहले हमने देखा कि अमेरिका में ट्रम्प आते हैं, फिर एक विराम आता है, फिर ट्रम्प आता फिर है। अब जब लोगों को लगता था कि शायद वहाँ का समाज जिसको शायद भारतीयों के जब नजरिए से देखा जाता है, या एक मिथ ही कह लें कि भारत में लोगों को लगता था कि अमेरिका में शायद इस तरह का दोबारा नहीं होगा, तो ट्रम्प आते हैं। और ट्रम्प तो बल्कि हम भारत में देखें तो हमें थोड़ा सा एक जैसे है ना कि एक आवरण, थोड़ा सा शर्म उसमें थोड़ी पहले अपनाई गई, या कभी कभी उसको एक उपकरण की तरह रखा गया, लिहाज किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रम्प के यहाँ कोई लिहाज नहीं है, वो बिल्कुल वो सारे पर्दे हटा करके आते हैं और साफ साफ आते हैं। वो संविधान को या उस मूल्य को जो अमेरिका में रहा है उन सबको एकदम धकेलते हुए उसको तोड़ते हुए दाखिल होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे लगता है जो अंतर अभी है कि अमेरिका में अभी भी जो नागरिक होने का बोध है इसलिए जनता की जो वो है सहज बोध है, जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा मैच्योर है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा करप्ट किया गया पिछले दिनों मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर नेतृत्व करता था। तो छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग ने जो किया, अब तो 8वां आ गया, उसके बाद से जिस तरह से इकोनॉमी का टर्न होता है छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग के साथ, उसने सबसे ज्यादा करप्ट किया मिडिल क्लास। और इसलिए मिडिल क्लास जो है वो बहुत तेजी से इन दक्षिणपंथी शक्तियों के साथ चला गया, जो कि कभी नहीं जाता था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका में, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही कि उसका मिडिल क्लास नहीं वो उस तरह से चेंज हुआ जैसा हमारा हुआ, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास तो एकदम बहुत बड़े टर्न में है। और क्या ये भी है कि जैसे हमने देखा कि ट्रम्प जब अभी दोबारा सत्ता में आए, तो इस वक्त मैं माफ़ कीजिएगा उनका नाम भूल रहा हूँ, कि जब हम देख रहे थे कि तरह ट्रम्प की वो पूरी सेरेमनी चल रही थी, तो उसमें एक जो है वो पादरी हैं और वो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से ट्रम्प को एक मैसेज देती हैं। और मतलब कितनी साहस की बात है कि एक राष्ट्रपति आया जो अपनी ताकत की रोज घोषणा कर रहा है, उसके सामने वो बता रही हैं कि धर्म क्या है। लेकिन हम पिछले आप मान लीजिए कि 11-12 वर्षों में भारत में एक सार्वजनिक साहस की कमी देखते हैं। सही बात। और उसी सार्वजनिक साहस की कमी को मैं आगे बढ़ाऊं कि अमेरिका में जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, वो ट्रम्प के पहले कार्यकाल को रेखांकित करता है कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। तो एक मीडिया है, एक वहाँ के समाज का नागरिक साहस है, हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि वो दोनों ही खत्म हो गए हैं। एक्चुअली पिछले 10-12 साल जो मिले हैं इस सरकार को, उसमें उसने दो बहुत भयानक काम किए। एक तो जो इंडिया का यानी भारत का जो मीडिया था, जिसके पास अपना एक सेंस था कम से कम, एक तो उसे पूरी तौर से करप्ट कर दिया। अब कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, जैसे है ना, पेपर्स में भी बहुत ही रेयर पेपर्स इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ मिल जाए, वो भी कभी है ना। ज्यादातर को आपने नष्ट कर दिया। तो एक तो मीडिया को आपने नष्ट कर दिया,
और जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं थी जो कहीं ना कहीं आपको चेक करती थी, उनको एक एक करके उन पे कब्जा कर लिया गया। जैसे आप सोचिए सेशन के जमाने का जो चुनाव आयोग है और आज का जो चुनाव आयोग है, यानी ये दोनों जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। मतलब शेषन के कार्यकाल को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे वो सरकार से लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साफ साफ लड़ते हैं और बहुत डिसीजन लेते हैं। हाँ। और वही है चुनाव आयोग है, वही सरकार है, वही डेमोक्रेसी है। यही हालत न्यायपालिका की हुई जी। यानी न्यायपालिका का इतना ज्यादा पतन शायद पिछले आजादी के बाद के हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जितना इस बीच में हुआ है। तो न्यायपालिका को देख लीजिए, कार्यपालिका को देख लीजिए, जितनी यानी मतलब संस्थाएं थी जो डेमोक्रेटिक ढंग से काम करती थी, वो सब धीरे धीरे एक तरह से उन पे कब्जा कर लिया गया या उनको करप्ट कर दिया। अब जैसे जब हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया उसके लिए देश भर में तमाम लोगों ने आवाज उठाई। यहाँ पर आप जैसे तमाम सब लोग थे जो बोल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि दयाशंकर मिश्र होने में या राजेश जोशी होने में और उमर खालिद होने में जो फर्क है वो इस 10 वर्ष में इतना बढ़ गया कि उमर खालिद लगभग 5 साल होने को आए, वो जेल में है। और आप और हम इसलिए हैं बाहर, मैं तो इसको बहुत साफ समझता हूँ क्योंकि हमारा नाम खालिद नहीं है, हमारा नाम उमर नहीं है, हमारे नाम के आगे खान नहीं लगा। तो शायद ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो ये बहुसंख्यक समाज भारत का है, जो जाहिर तौर पर हिंदू हैं बड़ी संख्या में, क्या उनमें से भी नागरिक समाजों में या कवियों की, लेखकों की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा मुखरता से उनको सामने आना चाहिए? मैं आपकी इस कविता को वापस लाना चाहूंगा कि मारे जाएंगे 1987 में आती है, और वो जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ऐसी और भी कविताएं हैं जो नागरिकों को शायद प्रेरित करती हैं या उनको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन क्या कारण है, ये कवि से सवाल है, कि इन 12 वर्षों में इतने हम अन्याय और अत्याचार की कहानियां देख रहे हैं, लेकिन कोई कविता क्यों नहीं आगे आती और वो क्यों वो संदेश नहीं दे पाती? कुछ कविताएं आई होंगी लेकिन जाहिर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो खालीपन है या वो साहस की कमी है या क्या है? वास्तव में ये है कि एक बहुत बड़ा कारण मुझे जो लगता है, यानी साहस की कमी तो उतनी नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे युवा कवि आ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं मान सकता मैं कि बिल्कुल साहस नहीं होगा। आखिरकार हम लोग भी उसी ढंग से आए थे। मुझे लगता है कि इतना कंफ्यूजिंग माहौल बना दिया गया है, इतना सारा जो वातावरण है उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो रही। युवा पीढ़ी को जितनी चीजों की सफाई होना चाहिए थी, जितना साफ होना चाहिए था थॉट के लेवल पे, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब आपका थॉट में कंफ्यूजन होगा तो रचना में भी कंफ्यूजन होगा, तो एक बहुत बड़ा कारण है। अब जैसे बहुत जो आपने कहा कि जैसे हिंदू जो की कारण आपको नहीं है, अब ये हिंदू शब्द ही इतना कंफ्यूजिंग शब्द है। हिंदू क्या, कौन है भाई, कौन हिंदू है? पहले तो ये समझ में नहीं आता। रोमिला थापर ने बहुत स्पष्ट लिखा कि ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी है ना, एक काल्पनिक समाज है। क्योंकि आप अगर ये मानते हैं कि, या तो आप ये मान लें कि सवर्ण ही हिंदू है, क्योंकि आपके दलित के साथ आपके संबंध तो बहुत ही बुरे हैं। आप उसको ना तो पानी छूने देंगे, ना आप उसको चप्पल पहनने देंगे, ना आप उसे पढ़ने देंगे, ना आप उसको घोड़ी पे बैठने देंगे। तो आपके तो विभिन्न जातियों के बीच जो संबंध हैं वो इतने ज्यादा कटुता के हद तक हैं कि उन सबको मिला के हिंदू कैसे कहा जा सकता है? तो हिंदू खुद अपने आप में एक कंफ्यूजिंग शब्द है। हिंदू बहुत इमेजिनरी कम्युनिटी, ठीक कहा था रोमिला थापर ने कि ये इमेजिनरी कम्युनिटी है, आप खुश होते रहिए, जिसमें शत्रुवत है, मतलब शत्रुवत है। आप आज तक ये यानी संघ से लेके और जो सत्ता है वो एक बार ये बताए कि हिंदू कौन है, हिंदू से उसका अभिप्राय क्या है। एक तो कभी भी भारतीय समाज में बहुत ही इस बीच में इतने सारे कंफ्यूजिंग शब्द हैं, सनातन और हिंदू और ये सब,
कि आप ना तो अपना अतीत देखना चाहते, ना तो आप अपने इतिहास को जानते हैं, ना आप अपनी परंपराओं को जानते हैं, ना आप अपने धर्म को जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि तत्काल हिंदू धर्म कह देंगे या मनुस्मृति ले आएंगे या सनातन ले आएंगे, तब उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया शैवों में और वैष्णवों में तो तलवारें खींची रही, लड़ते रहे तुम, क्या था? तो वो क्या थे? अब सनातन कौन है? सनातन वैष्णव है, सनातन शैव है, सनातन शाक्त है। और शैवों में अभी जब उनकी हत्या की गई, पत्रकार थी वो गौरी लंकेश, तो गौरी लंकेश की जब बॉडी को वो किया जा रहा, दफनाया जा रहा था, क्योंकि उनके जलाया नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदू नहीं है और हम तो शैव भी नहीं है, हम तो लिंगायत हैं। जी। तो अब शैव में भी लिंगायत अलग हैं, वीर शैव अलग हैं, शैव अलग, इतने सारे विभेद हैं। तो ये जो कंफ्यूजिंग शब्द हैं, इनने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है। लेकिन क्या मतलब ये तो एक कहें कि हम कहें कि विकराल एक संकट हमारे सामने है, खड़ा है। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात ये है कि जैसे आप यूजीसी का सिलेबस देखें, एक कवि शिक्षक होने के नाते तो टिपिकल हो गया। हम देख रहे हैं कि कैसे जो है नए नए पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नए पाठ्यक्रम क्या, बहुत सारी चीजें हटाई जा रही हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि कैसे हमने गांधी की हत्या को मौत में बदल दिया। अगर आप 1948 में नाथूराम गोडसे की 3 गोलियां हटा देंगे तो इसका मतलब होगा गांधी का जन्म हुआ था, जैसे गांधी मर गए। तो आप कैसे उसको वहां से हटा रहे हैं? आप कैसे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी जो भूमिका है उसमें से कैसे आप मतलब सारा का सारा आप सावरकर, गोडसे और इनको आप नायक बना रहे हैं, जबकि हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रमाण है, अदालत की कार्रवाई है कि नाथूराम गोडसे की भूमिका स्पष्ट है, सावरकर की भूमिका स्पष्ट है। तो अब ये सिलेबस में कैसे ठूसे जा रहे हैं और यहाँ से जो बच्चे निर्मित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे का रास्ता इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों से उम्मीद है, या जाहिर है बच्चे आगे चल के नागरिक बनेंगे। तो वो कैसे नागरिक बनेंगे जब अभी से उनके दिमाग पर हम कब्जा होते हुए देख रहे हैं। एक दूसरी बात जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, हम सरस्वती शिशु मंदिर की भूमिका को भी शायद ठीक से लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। पूरे देश में मैं भी एक अध्ययन के सिलसिले में देख रहा था कि 13,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर हैं। 35 लाख बच्चे हर साल लगभग मतलब वो निकालते हैं, तैयार करते हैं। तो ये कैसे इससे हम लड़ेंगे? क्योंकि जो दूसरी विचारधाराएं हैं वो तो बच्चे को तब पकड़ते हैं जब बच्चा कॉलेजों में पहुंचता है, जो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इतनी संख्या में बच्चे अगर आरएसएस के प्रभाव में हैं तो बहुत रास्ता बड़ा मुश्किल लगता है। ये बहुत कठिन तो है ही। अब आप सोचिए कि उनने जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट आई तो तब उनने एनसीईआरटी के जो चेयरपर्सन थे तो उन्हें एक वो सजेशन दिया केंद्र सरकार को कि इतिहास की किताबों से एक तो मुगल काल को पढ़ाया जाना बंद करना चाहिए और दूसरा ये कि स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें गांधी की भूमिका को सीमित किया जाना चाहिए। तो उस समय खैर आलोचना का एक अंक नामवर जी निकाल रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि राजेश एक टिप्पणी लिखो। तो मैंने एक टिप्पणी लिखी थी, इतिहास से डरे हुए लोग। तो इतिहास से डर रहे हैं। अब जब औरंगजेब पे भयानक चर्चा हो रही है, आप एक तरफ तो मुगल काल को निकाल दे रहे हैं, उसे जानने ही नहीं दे रहे कि औरंगजेब ने किया क्या, और आप औरंगजेब पे आप जो कुछ भी आप कहेंगे वही उस बच्चे को मालूम पड़ेगा कि औरंगजेब कैसा था। किताब में कुछ है, क्योंकि आप ना तो इरफान हबीब को सुनना चाहते हैं, ना तो आप रोमिला थापर को सुनना चाहते हैं, ना रामचरण जोशी को सुनना, रामचरण शर्मा को सुनना चाहते हैं। आप किसी भी हिस्टोरियन को, जो भी इतिहास का जो सबसे प्रामाणिक हिस्टोरियन हमारे यहाँ का है, आप किसी को फॉलो नहीं करना चाहते। आप कहते हैं ये सब अंग्रेजों और वामपंथियों से गवर्न होने वाले लोग हैं जो जिनने इतिहास लिखा। तो आपने ये सारे इतिहास को, जो इतने साल का काम है, उसको नकार दिया। इरफान हबीब अभी इंटरव्यू है, हाँ, वो आपने देखा ही होगा। मैंने देखा जी। तो उसमें बता रहे हैं वो कि औरंगजेब ने भैया ये काम किए हैं। उस इंटरव्यू में हमने देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि
शिवाजी ने औरंगजेब को जो खत लिखे, हाँ, उसमें उन्होंने लिखा कि आपको अकबर की तरह हाँ, शासन करना चाहिए, आपको अकबर की तरह सोचना चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सामान्य दृष्टि से समझा जा सकता है कि एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई थी। बिल्कुल। औरंगजेब और शिवाजी का जो भी संघर्ष है, जो लड़ाई है, और उस समय तो लड़ाइयों के केंद्र में तलवार ही थी, आक्रमण ही था, युद्ध ही था, हत्या ही थी। और दोनों की सेनाओं में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। और हम ये बात कैसे भूल जा रहे हैं कि शिवाजी के यहाँ जो है वो मुसलमान हैं, सेनापति हैं, यहाँ पर जो है वो हिंदू हैं, सेनापति हैं। तो कैसे दो युद्धों को एक धार्मिक युद्ध का बना दिया। अब आप वही सब दिक्कत हो रही है कि जो इनके नैरेटिव्स हैं वो, क्योंकि अब बच्चे अगर इतिहास जान ही नहीं रहे, उनको आपने वास्तविक इतिहास से वो कर दिया, मतलब वास्तविक इतिहास उन तक पहुंचेगा नहीं। तो आप करेंगे क्या? तो वो वही उसी नैरेटिव को फॉलो करेंगे जो आप उसको देंगे। ये एक अजीब सा दौर है, मतलब इसको कैसे काउंटर करें आप? जो ठीक कह रहे थे कि सरस्वती शिशु मंदिर हो चाहे शाखाएं हो, तो उनका इतना होल्ड है। पर मुझे एक बात हमेशा बहुत, इसे कहना थोड़ा सा कठिन जरूर है, पर मुझे हमेशा एक चीज का आश्चर्य होता है कि लगभग 100 साल होने आए आरएसएस को। 25 में बना था, 25 में बना था, 100 साल होने जा रहे हैं। 100 साल में आपने क्या पैदा किया? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये कि पहली बार अटल बिहारी की गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट मिली थी जो आपकी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बनी थी। इससे पहले तो कोई भारत के लेवल पर, यानी सेंट्रल के लेवल पर कोई सरकार आप 100 साल में नहीं बना पाए। हाँ, जिसमें प्रधानमंत्री ये ना कहता हो कि मैं स्वयंसेवक हूं। तो पहली बार अटल बिहारी बने, जिन्हें 3 बार दिन की गवर्नमेंट 2 बार गिरी, एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, और दूसरी बार जब 5 साल चल गई, उसके बाद भी आप उसे रिपीट नहीं कर पाए। अगर आपकी सचमुच इतनी ताकत थी, 100 साल में आप इतनी बड़ी ताकत, जिसे कहते हैं कि आरएसएस का इतना बड़ा फैलाव है, ये है वो है, सरस्वती शिशु मंदिरों का इतना फैलाव है, तो आखिरकार भारतीय जनता का जो कॉमन सेंस है वो फिर भी विजयी हुआ, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट उलट गई। लेकिन सर, इसी से जुड़ी हुई बात, मैं सवाल को आगे ले जाऊं कि आज लेकिन हम जब देख रहे हैं कि जब वो उलट गई, तो शायद उस समय मतलब 2-3 विरोधाभासों का मैं जिक्र करूंगा कि वो उलट गई, लेकिन उसमें कोई कोरोना नहीं था, उसमें कोई नोटबंदी नहीं थी, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेकिन ये जो 2014 से जो वर्तमान सत्ता है, इसमें कैसे कोरोना में इतना एक पूरा संकट हमने देख लिया, और नोटबंदी में हमने देखा कि लाइन में लगे हुए लोग, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि शायद जो वर्तमान सत्ता केंद्र है वो लोगों के दिमाग तक पहुंचने में कामयाब हो गया कि ये जो हमारी सरकार है ये हिंदुओं की सरकार है, और तमाम कष्ट उठा करके भी वो उसको बचाए रखेंगे। ऐसा एक बात समझ में आती है, क्योंकि जहां लोग मरे, जो लोग मरे, कोरोना में मरे, नोटबंदी में मरे, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो उनके अंदर से जैसे असंतोष गायब हो गया है। मुझे सबसे खतरनाक बात ये नहीं लगती है कि कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है मामला। मुझे लगता है कि जनता के भीतर से जो असंतोष, जो हिंद स्वराज में गांधी लिखते हैं कि असंतोष पैदा करना होगा तब आप लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि शायद मीडिया की मदद से या प्रचार के उन धर्म प्रचारक की भूमिका में मोदी आते हैं, वो अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति से अब एक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में बदल रहे हैं। तो शायद वो लोगों के बीच से जब असंतोष गायब हो गया है तो कैसे लोग बदलेंगे? ये एक बड़ा संकट तो है कि काउंटर उतना आसान नहीं रहा जितना 2014 से पहले जिस तरह का काउंटर हो जाता था, ये माना जा सकता है। पर मुझे अभी भी लगता है
कि अगर हम इस बीच के 3 चुनाव हैं, 2014 का चुनाव, उसके बाद 19 का चुनाव और 24 का चुनाव, अगर इसे यानी एनालाइज करेंगे तो जिस तरह के उन्माद में ये लोग थे, जिस तरह की उसमें थे कि अब तो हमने जनता को एक तरह से हिंदू माइंड में कन्वर्ट कर लिया है, पर ऐसा हुआ नहीं। जो 400 सीट पाने की बात कर रहे थे वो 240 पे आ गए। तो ये, और वो भी ये बहुत साफ है, मतलब इसके आंकड़े आ रहे हैं तमाम जगह से कि आपने कई जगह बहुत भयानक रूप से मैनिपुलेशंस किए हैं, आपने बहुत जगह पे बेईमानियां की हैं, आपने बहुत जगह पे वोटर लिस्ट यानी जितने वोट पड़े उससे कई गुने ज्यादा गिने गए। हाँ, गिने गए। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। ये तो खुद चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। तो आपको ये मालूम पड़ता है कि 240 भी आप जो जीते हैं वो भी मैनिपुलेशन से आप जीते। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि माइंडसेट को पूरी तौर से आपने, ऐसा नहीं है कि आपने बदल दिया है। भारतीय माइंडसेट इतना आसान चीज अगर होती तो नेहरू आपसे बहुत ज्यादा अक्लमंद थे और इंदिरा गांधी उससे भी ज्यादा, यानी बड़ी लीडर थी, तो ये लोग कर लेते, तो नहीं हुआ। तो ये जो माइंडसेट बदलने की जो एक थीसिस है, जो हमेशा भाजपा प्रोपोगेट करना चाहती है कि हमारी तो जो संस्थाएं हैं, हमारे पास इतनी सैकड़ों संस्थाएं हैं, और हमने माइंडसेट को बदल दिया है, और हमने सब लोग मान के चल रहे हैं कि अब तो हिंदू राष्ट्र ही बनना है, और संविधान को एक तरफ रख के हम दूसरा संविधान मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ये यानी सुनते समय तो थोड़ा सा हॉरिफाइंग लगता है, सुनते समय डर लगता है कि सही में ऐसा हो रहा है, लोग संविधान को समझ ही नहीं रहे। अच्छा, मनुस्मृति को भी नहीं समझ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति को समझ रहे हैं, मनुस्मृति किसी ने, मैं आपसे दावा करता हूं कि उस जो लोग मनुस्मृति गा रहे हैं उनमें से 90% लोगों से पूछिए तो उनने मनुस्मृति की शक्ल नहीं देखी, मनुस्मृति पढ़ी नहीं, उनको पता नहीं है कि कुछ भी नहीं मालूम है कि मनुस्मृति में है क्या भला। तो सनातन जैसा हाल है। सनातन जैसा हाल है। सनातन पूछ लीजिए, सनातन होता क्या भाई तब, और फिर उसमें सनातन कौन है। तो ऐसी मनुस्मृति की हालत है। तो मनुस्मृति को जानते नहीं। जब बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया, आज भी जो उनके साथ नव बोध हैं और तमाम है, वो तो मनुस्मृति का नाम नहीं सुनना चाहते। तो आपने क्या बिगाड़ लिया नवबोधों का, या जो भी अम्बेडकरवादी थे उनका आपने क्या बिगाड़ लिया। आप खुद अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए बार बार अम्बेडकर कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनुस्मृति कर रहे हैं। आप में के कंट्रडिक्शन इतने टिपिकल हैं कि एक तरफ आप मनुस्मृति भी करेंगे और मनुस्मृति को जलाने वाले का नाम भी लेते। सर, ये जो ये कंट्रडिक्शन है, ये मुझे लगता है कि शायद जनता तक एक्सपोज नहीं हो रहे। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि काउंटर की जो काउंटर फोर्स बनना चाहिए थे। हमारे ये पहला मौका है अनफॉर्चुनेटली भारतीय लोकतंत्र में कि जिसमें जो काउंटर फोर्स हुआ करते हैं, चाहे वो यानी डेमोक्रेट फोर्स हों, यानी सेंट्रिस्ट फोर्सेस हों, जैसे कांग्रेस थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टियां थी, जैसे या लेफ्ट थी, ये फोर्सेस थोड़ी कमजोर हो गई हैं। यानी कांग्रेस के पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है चमत्कारी जैसी इंदिरा गांधी थी, या इवन राजीव गांधी भी एक हद तक काफी लोकप्रिय नेता थे। मतलब उनने एक तरह की बाद में जो भी गलतियां की हों, पर उनने जो आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग, वो राजीव गांधी के कारण, वो सब राजीव गांधी की देन है। तो राजीव गांधी ने अगर वो लास्ट में अरुण नेहरू के कहने से कुछ गलतियां ना की होती, वो मूर्ति का दरवाजा खुलवाने के, तो आज हम मोदी को नहीं देख रहे होते, या हम ये भाजपा को नहीं देख रहे होते। तो ये तो एक संकट है। तो इस समय जो सबसे बड़ा संकट है कि जो सेंट्रिस्ट फोर्सेस थी भारतीय लोकतंत्र की, और जो लेफ्ट फोर्सेस थी वो वीक हैं। क्या इसमें क्या एक चीज हम ये देखते हैं कि जैसे राहुल गांधी के इधर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात खास तौर पर करें, तो भारत जोड़ो यात्रा को मुझे लगता है कि शायद लोगों तक, चूंकि मीडिया बिल्कुल उसके विरुद्ध था 100%, और रात दिन ज्यादातर लोग अभी भी टेलीविजन देखते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा को वैसे शायद ठीक से समझने में
या उसके महत्व को रेखांकित करने में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो काम एक बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का काम है, लेकिन लोगों तक शायद वो जितना संदेश जाना चाहिए था वो नहीं गया। दूसरी, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति पर अगर हम बात करें तो हम ये बात देखते हैं कि राहुल ने आरएसएस को लेकर जो परंपरागत राजनीति में जो तरीका था उसको उन्होंने पलटा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि एक लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हैं और आरएसएस पर वो हमले कर रहे हैं। इसके पहले हमने कभी कांग्रेस के ही किसी नेता को इस तरह से आरएसएस पर बोलते नहीं देखा। विपक्ष में भी हम देखते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, वो भले इधर साथ में आ जाएं लेकिन आरएसएस की वो तारीफें करते मिलेंगे। दूसरे तमाम लोग आरएसएस के मतलब वो आरएसएस से जैसे बचते थे, उनको डर लगता था। राहुल ने कुछ हद तक उसको तोड़ा कि आरएसएस की आलोचना का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो हिंदू हमसे दूर हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि विपक्ष को शायद आरएसएस और सांप्रदायिकता को और सीधे एड्रेस करना चाहिए, उसको बातचीत में बहुत साफ साफ एक्चुअली कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रही। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो शुरू से है, यानी गोविंद वल्लभ पंत वगैरह सब, मदन मोहन मालवीय वगैरह। और मैं एक चीज इसमें जोड़ूं कि राहुल गांधी ने अभी जो अहमदाबाद में कहा, उन्होंने ये वो जो आप जा रहे हो मैं उसी में जोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो दक्षिण पंथ के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में ऐसे नेता हैं, चूंकि गुजरात की बात कर रहे थे, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल जी जी। तो यही मैं कह रहा था कि कांग्रेस में शुरू से कांग्रेस जो बहुत मुखर होके आक्रमण नहीं करती, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस में एक पावरफुल सेक्शन ऐसा रहा है जो दक्षिणपंथी, जो हिंदुत्व वाले मामले से बचना चाहता है, जो सीधे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। हालांकि सरदार पटेल, जिनको बहुत दक्षिणपंथी कह दिया जाता है, सरदार पटेल ने ही सबसे पहले आरएसएस पे बैन लगाया था जी। तो ये एक संकट है, और जो राहुल गांधी ने अभी पहली बार शायद किसी कांग्रेसी ने इस ढंग से स्वीकार किया पब्लिकली, तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत थी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक दक्षिण पंथ भी काम करता है। तो अब जब राहुल इस बात को कह रहे हैं, अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितना इस बात को आगे ले जाते हैं। हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान है, और आपने जो खासतौर पर मनुस्मृति की बात कही कि उसको बिना जाने समझे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। संविधान की एक बात से हम अपने इस एपिसोड को समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे, वो है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितना ही महत्व बंधुत्व को दिया गया है। तो अब एक बड़ी चुनौती है कि उस बंधुत्व को हम कितना कैसे बनाए रखते हैं। तो बहुत संक्षेप में जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि नागरिक के तौर पर क्या सबसे जरूरी बात उनके लिए है? मुझे लगता है कि एक भारतीय नागरिक के उस पे, यानी भारतीय नागरिक को ये समझना चाहिए, बहुत ही प्राइमरीली समझना चाहिए कि उसका जो सहज बोध है वो कैसे यानी जागृत करे कि भारतीय समाज को समझने का, और सिर्फ उन लालचों से दूर हो जाए और उन यानी फोर्स नारों से, धर्म के और राष्ट्रवाद के नारों से थोड़ा सा बचे, क्योंकि जिन चीज़ों को वो जानता ही नहीं, सही बात तो यह है। तो उनसे बच के आप ये सोचें कि आपकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं। जिस दिन भारतीय जनता अपनी वास्तविक समस्याओं से, बेरोजगारी की, आर्थिक समस्याओं से को समझने लगेगी या उससे दो चार होगी, उस दिन चीजें बदल जाएंगी। उस दिन ये इकोनॉमी का जो फेलियर है वो पॉलिटिकल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और उन विषयों को जिनके बीच में पूरा समाज इस समय घिरा हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे, कुछ और भी बातचीत हम आपसे आगे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से यह एक बहुत ही एक ऐसा एपिसोड होगा जिसमें वो एक ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जिसने वर्षों पहले इन सारी चेतावनियों को बहुत साफ साफ
अपनी रचनाओं में, अपने भाषणों में आपके सामने रखा है। हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा या बातचीत कैसी लगी। हम लगातार आपसे कहते रहे हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप लें और हमारे चैनल को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।